दोस्तों, अगर आपको वोकेब में प्रॉब्लम है, आप वोकेब से परेशान हो, तो आप भी उसी फेज में हो जिस फेज में मैं हुआ करता था। क्योंकि मैं सेलेक्ट होने से पहले सबसे ज़्यादा अगर मेरे को कोई सेक्शन परेशान किया था तो वोकेब वाला सेक्शन था। क्योंकि मैं वर्ड्स को रटता जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने 2 महीने लगातार मेहनत करी, बट उसका खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं वर्ड्स तो रटता जा रहा हूँ, मेरे को वर्ड्स का मीनिंग तो पता है, बट उसका सेंस मेरे को डेवलप नहीं हुआ और ओवरऑल करके जो कॉम्प्रेहेंसिव स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को मैं एक हमारे लोकल सर हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को एक स्ट्रेटजी बताई। मैंने उसको ब्लाइंडली 2 महीने फॉलो किया। 2 महीने के अंदर अंदर मेरा कॉम्प्रेहेंसिव स्किल पैरेलली, मेरी जो वोकेब है वो बढ़ती गई, सेंस डेवलप होता गया, कॉम्प्रेहेंसिव स्किल आती गई, और साथ में जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि चीज़ें हो क्या रही है। तो पूरा इंग्लिश का जो गेम है उसका जो मेन जड़ है वो वोकेब है। जब तक वोकेब में अपने को सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक अपना काम नहीं बनेगा। अपन वोकेब रट सकते हैं। देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, वोकेब रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं। वो जो वर्ड्स हैं वो तो रट रहे हैं, बट उसका सेंस जो एक्चुअल सेंस होता है वो डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि अपन मीनिंग रट के आगे निकल जाते हैं। तो ये कैसे अपने को करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने 2 महीने फॉलो किया था। 2 महीने में मेरा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था कि इंग्लिश का कैसा भी पेपर आए मैं अच्छा खासा स्कोर कर लूँगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रैक्टिकली ये जो इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी थी वो कैसे फॉलो की। बात ये थी कि मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया था, जो मेरे को गाइडेंस मिली थी उस पर मैंने भरोसा किया, और 2 महीने मैंने लगातार किया था बिना छुट्टी के। एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया। 2 महीने के अंदर अंदर मैं अच्छा खासा स्कोर करने लगा था, और मेरे ग्रुप में जितने भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उनसे मैं काफ़ी आगे निकल गया था। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले ऑलरेडी आगे रहते हैं, क्योंकि उनकी क्या होता है, वो पढ़ाई इंग्लिश में करे होते हैं, तो उनको ना एक जो कॉम्प्रेहेंसिव स्किल होती है वो डेवलप होती है। तो उनको अगर वोकेब का मीनिंग नहीं पता तो भी वो क्या करते हैं, सेंटेंस पढ़ के उसका वोकेब का मीनिंग पता कर लेते हैं। तो वो वाली स्किल कैसे डेवलप होगी, और साथ में अपने को वर्ड्स को कैसे याद करना है, क्योंकि वोकेब वाला सेक्शन अकेला वोकेब नहीं है। वहाँ पे आपको इडियम्स भी करने हैं, वन वर्ड भी करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी करनी है, स्पेलिंग एरर्स भी करनी है। ये 5 चीज़ आप कर लोगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप 60 दिन फॉलो कर लेना। 60 दिन नहीं, आप 10 दिन फॉलो करो। 11वें दिन आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरीके से मैं आराम से वोकेब को कर सकता हूँ, आराम से इंग्लिश में मैं फतह हासिल कर सकता हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी देखते हो या फिर आप किसी को फॉलो करते हो, तो सबसे पहले आपको भरोसा करना होता है कि हाँ भाई, ये जो बंदा है, ये जो बता रहा है, ये सही जेन्युइन बता रहा है। ये आपको भरोसा करना होगा। अगर आपने भरोसा किया, फिर आपने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, 10 दिन बाद 11वें दिन आप खुद ही आके यहाँ मैसेज करोगे या कमेंट करने वाले हो कि सर मैंने 10 दिन फॉलो की। 10 दिन के बाद आप 11वें दिन मेरे को ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी वोकेब अच्छी हो सकती है, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। क्योंकि आप ना लगभग 30-35 दिन ही फॉलो कर लोगे तो अब आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ यार, इस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना सच में फ्रूटफुल है। अब सबसे पहले अपन डिसाइड करते हैं कि अपन को टाइम कितना देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे दिन अपन वोकेब भी पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो अपन सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि टाइम कितना देना है। ये टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत वीक है वोकेब, तो उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने मेरे टाइम पर किया था। मैंने क्या किया कि जो वोकेब में 5 सेक्शन है, इसको मैं वेटेज के हिसाब से बांट लिया। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। उसके बाद ईडियम और वन वर्ड का बराबर है कि 2-2 आ रहे हैं आपके मेंस में, या फिर 3-3 आ रहे हैं। और इसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स और स्पेलिंग एरर, इनका वेटेज कम है, तो मैंने वेटेज के हिसाब से ये लिखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं 50 मिनट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को दिया करता था, ईडियम्स को मैं 20 मिनट दिया करता था, और वन वर्ड को 20 मिनट। और ये 2 जो सेक्शन बचे हैं इसमें मैं 15 मिनट फ्रेजल वर्ब्स को करता था और 15 मिनट स्पेलिंग एरर। तो टोटल कितना टाइम हुआ, 15 और 15 30, और यहाँ से 40, और यहाँ से 50, तो 90 और 30 120। तो टोटल मेरे 2 घंटे गए पूरे वोकेब में। मेरी जो वोकेब थी वो ठीक ठाक नहीं थी, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं एवरेज से बिलो था। तो मैं 2 घंटे डेली करता था और 2 महीने में अच्छा खासा किया। अब वोकेब को कैसे किया मैंने वो देखो। अब सबसे पहले आप सोर्स डिसाइड करोगे कि आपको करनी कहाँ से है। अब कोई भी PYQ सोर्स किसी भी टीचर की, या कोई भी, जैसे ब्लैक बुक है, बहुत चलती है वोकेब के नाम पे, तो आप ब्लैक बुक से कर सकते हो। पंडित ने अपनी बुक निकाल रखी है, वहाँ से कर सकते हो। रानी मैम ने अपनी निकाल रखी है, वहाँ से कर सकते हो। तो अलग अलग टीचर ने अपनी अपनी निकाल रखी है, जैसे निमिषा बंसल ने अपनी निकाल रखी है। तो कोई भी एक बुक पिक करना। देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप सोर्स कभी चेंज मत करना। सोर्स जो चेंज करते हैं वो भटकते हैं, तो आपको भटकना नहीं है, एक सोर्स कंप्लीट करना है। तो आपने, जैसे मैं मान रहा हूँ कि आपने ब्लैक बुक ली, तो ब्लैक बुक में आपको क्या करना है, सबसे पहले, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपको कितनी वोकेब करनी है यहाँ पे। अब जैसे मैं 30 वोकेब डेली करता था। अब ये 30 वोकेब मैं कैसे करता था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में गया, और यहाँ पे मैं 1 से लेके जो 30 तक वोकेब हुआ करती थी उसको पढ़ता था। अब जैसे मैंने एबोलिश पढ़ा, आपके टाइम पे तो ये बहुत अच्छी बना दी इन्होंने, ये एक्स्ट्रा देने लगे। पहले सिर्फ इतना ही होता था, एबोलिश बराबर 58, इतना ही दिया होता था, बस हम बैठ के रटते थे इसको। आपको क्या करना है, ये 30 पढ़ने हैं। इन 30 में जो आपको आती है लगभग आपको 50% वोकैब आती है। अब बची 50%। उस 50% में जैसे कि एबोलिश है वो आपको नहीं पता,
तो एबोलिश को क्या करना है, गूगल करना है, गूगल सर्च करना है और इस एबोलिश को कंप्लीट आप पढ़ोगे इसके बारे में कि ये वर्ड किसके लिए बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मली पुट एन एंड टू, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, ऑफिशियली उसको ख़त्म करना, ये इसका मतलब है। अब क्या करना आपको, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो तो मैं भी बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आराम से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगी, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट करा रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ये आपने सीख लिया ना तो फिर वोकेब आपके लिए ना एक बैकबोन बन जाएंगी इंग्लिश की बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब जैसे आपने 30 वर्ड करी, इन 30 वर्ड में आपको 10 वर्ड्स नहीं आए तो उनको आप गूगल करना है, तो उनमें से एक वर्ड जैसे मान लो कि डेप्राइव है, तो डेप्राइव को गूगल करो, गूगल ट्रांसलेट नहीं करना है, इसको डिक्शनरी में ओपन करना है। डेप्राइव का मतलब पढ़ो, पहले आप अंग्रेजी में पढ़ोगे कि टू प्रिवेंट समबडी समथिंग फ्रॉम हैविंग समथिंग, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबडी, कि किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, इसका मतलब ये हुआ। नीचे सेंटेंस पढ़ोगे, द प्रिजनर्स वर डेप्राइव्ड ऑफ फूड। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये वर्ड लिख लेना है, डेप्राइव, इसका मीनिंग और ये सेंटेंस क्यों लिखना है, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे तब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, ना कि डेप्राइव को। अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको दिख रहा है कि द प्रिजनर्स वर डेप्राइव्ड ऑफ फूड। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि डेप्राइव्ड ऑफ फूड, आपको ऑफ दिखेगा। ऑफ क्या है, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन है इस वर्ब के लिए। कौन सी वर्ब के लिए, डेप्राइव वर्ब के लिए। तो आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्रहेंसिव स्किल है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी कि हाँ भाई डेप्राइव के साथ ऑफ आता है। ये कहाँ काम आएगा, अपने क्लोज टेस्ट में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो दिमाग है वो अपने आप रेस्पॉन्स करेगा कि मैंने डेप्राइव ऑफ फूड पढ़ा है, कहीं ना कहीं अपने आप क्लिक करेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों था। अब आप इसको इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करोगे, ये थोड़ा नीचे वाली टेब है, इंग्लिश में करोगे तो वहाँ पे खूब सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ओपन होके आएंगे, वो सारे के सारे एसएससी में पूछे गए हुए हैं, तो आप वो देख लेना, एक बार नज़र मार लेना। अब देखो आपने डेप्राइव का मतलब समझ लिया। अब देखो, ही केम फ्रॉम ए डेप्राइव्ड बैकग्राउंड। डेप्राइव बैकग्राउंड का क्या मतलब है, एज एडजेक्टिव, कि भाई सुविधाओं से वंचित रहा है, उस बैकग्राउंड से ये आया है। आगे डेप्राइव वर्ब क्या होती है, कि भाई किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, छीन लेना, देखो वही चीज़ आई। तो ये आपको अच्छे से करना है, हर एक वर्ड के साथ 30 वर्ड लोगे डेली के, उनमें 10 वर्ड या 15 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उन वर्ड्स को आपको गूगल करना ही करना है, अपनी नोटबुक में एड ऑन करते जाना। अब ये रिवाइज कैसे करना है, कैसे अपने को डे बाय डे प्रोसेस फॉलो करना है, वो देखते हैं। क्या किया, 30 वोकेब कर ली। अब ये वोकेब करने के बाद आपको रिवाइज कैसे करनी है, देखो आज डे फर्स्ट आपने 30 वोकेब पढ़ ली। अब क्या करोगे, अगले दिन आपको 30 ये 31 से 60 करनी है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, ये जो 30 वोकेब थी इनको रिवाइज करनी है। उनमें रिवाइज करी और आपको जो याद नहीं रही उसको पेंसिल से मार्क कर लो कि ये मेरे को याद नहीं रही। फिर आप जब तीसरे दिन पढ़ोगे, ये 61 से 90, तो आपको क्या करना है, जो ये 30 पढ़ी थी अपन ने परसों, उनको क्या करना है, वापस पढ़ना है। जो पेंसिल से टिक की हुई है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उनमें जो आपको वापस नहीं याद रह रही उनको आप ब्लू पेन से कर लो, ठीक है। अब फिर आप अगले चौथे दिन पढ़ोगे, तो चौथे दिन क्या करना है, आपको फिर से ये जो 30 बची हुई है, इनमें ब्लू टिक वाली, पेंसिल वाली और ऐसी बची हुई है, वो सारी आप एक नज़र मारोगे तो आपको दिख रहा है कि ब्लू टिक वाली है वो कुछ आपको याद नहीं रहती, जो पेंसिल वाली है वो लगभग याद हो जाएगी। क्यों, अपने फिर रिवाइज कर लिया। फिर आपने 4th डे आप रिवाइज करोगे, क्योंकि टाइम नहीं लगना, वो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेंगे 30 वोकेब को याद करने में। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो आप इन 30 को 4th डे देखोगे तो लगभग 1 या 2 वोकेब आपको नहीं आ रही होगी, बाकी सारी आ रही होगी। तो उन 2 वोकेब को आप रेड पेन से मार्क कर दो। अब क्यों करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ऐसे ही आप ये जो 31 से 60 है इनको आप करते जाओ, क्योंकि आप देखो एक चीज़ समझना, हमेशा और हमेशा पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। आप यूपीएससी के टॉपर्स का इंटरव्यू देखो कि एक सोर्स को बार बार रिवाइज करने से चीज़ें बहुत क्लियर होती है। आप इनको रिवाइज करते जाओ करते जाओ। अब देखो आप लगातार आज करी, कल करी, परसों करी और उससे अगले दिन आपने 4 दिन लगातार किसी चीज़ को देखा है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि यार लगातार 4 दिन से देख रहा हूँ मैं, ये चीज़ पढ़ता जा रहा है, वो अपने आप आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी वो चीज़। तो आपको लगातार 4 दिन इसका पीछा नहीं छोड़ना है। ऐसे आप क्या करोगे, एक वीक में 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, वैसे 6 दिन आपको पढ़ना है। 180 वो के बाद ने कर ली। अब 7वें दिन आपका क्या करोगे, ये 180 की 80 आपको रिवाइज करनी है, और 180 में जो अब आपको याद नहीं हो रही उनको हाईलाइट कर दो। ये हाईलाइट क्यों करनी है वो मैं बताऊंगा। अब 7वें दिन जब आप ये रिवाइज करोगे तो जो रेड पेन वाली है वो फटाफट आप देख लोगे, जो पेंसिल वाली वो आपको देखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी याद होगी। रेड पेन वाली को आपको क्या करना है, 2 बार देखनी है। जब आप वीकली इसको रिवाइज करोगे तो रेड पेन से जो मार्क किए हुए हैं आपके उनको 2 बार पढ़ना है, और फिर जो याद नहीं रहे उनको हाईलाइट कर दो। ये हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि जब मंथ के एंड में रिवाइज करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट वाले रिवाइज करेंगे और रेड पेन वाले रिवाइज करेंगे। अब इसके अलावा आपको वोकेब के लिए और क्या करना है वो सुनो।
ये तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपन याद कर रहे हैं, बट साथ में आपको क्या करना है डेली। देखो मैं नहीं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडिटोरियल ही करो, आप यही पार्ट पढ़ो। देखो अखबार में सबसे ईजी वाला पोर्शन आता है फ्रंट पेज। आप अखबार में अगर बिगनर हो, फ्रंट पेज ओपन करो, वहाँ पे जो भी न्यूज़ लिखी गई है उस न्यूज़ को पढ़ो, उसमें जो आपको वर्ड दिखे वो आप नोट करो, क्योंकि फ्रंट पेज पे जो भी वर्ड आता है वो एकदम सिंपल सा वर्ड होता है और एसएससी में बार बार पूछा जाता है। मैंने खुद ने देखा था कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो सारे के सारे एसएससी के जो पीवाईक्यू के वोकेब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं वही आपको हिंदू वाले जो फ्रंट पेज है उस पर मिलेंगे। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे। मैं हिंदू देखता था, हिंदू में फ्रंट पेज पे जो भी वोकेब आती थी सारी की सारी एसएससी ने पूछ रखी है। अब जैसे मेरे को न्यूज़ में मिला असिमिलेट, कि असिमिलेट का क्या मतलब होता है मुझे पता नहीं था। फिर मैंने गूगल किया, गूगल करके मैंने क्या पहले तो इसका मीनिंग लिखा, टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली। इस बात का ये मतलब है कि जान लेना, किसी चीज़ के बारे में जान लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है। देखो आप सेंटेंस पढ़ो, ही ट्राइड टू असिमिलेट द वीक्स इवेंट। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इस वीक में कौन कौन से इवेंट होने हैं। तो ये अब मैं जब भी इसको रिवाइज करता था मैं क्या करता था, ही ट्राई टू असिमिलेट द वीक्स इवेंट, बस यही पढ़ता था। ना तो ये देखता था ना नीचे क्या लिखा वो देखता था, डायरेक्ट ये देखता था। इससे क्या होता है, मेरे को जो सेंस डेवलप हो रहा था, कॉम्प्रेंसिव जो स्किल बोलते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी। अब मेरे को वर्ड दिखा एनगोर्स का मतलब क्या होता है, तो एनगोर्स का मतलब पहले मैंने लिख लिया कि एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ, कि किसी काम में तल्लीन होना। अब देखो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिखा, सी वाज कंप्लीटली एनगोर्स्ड इन हर बुक। आप देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के तरीके से आपको पता चल रहा है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, फिर भी मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आया, क्योंकि स्किल डेवलप हो गई, कॉम्प्रेंसिव स्किल डेवलप हो गई, वोकेब का मीनिंग पता और सेंस पता लगने लग गया। तो स्कोर तो कर ही सकते हैं। बोलना नहीं आ रहा तो क्या है, वहाँ पे बोल के अपने को स्कोर नहीं लाना, वहाँ पे अपने को स्कोर करना है। और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, तो नॉलेज आप ले सकते हो। आप बोलना नहीं आ रहा वो अलग बात है। देखो हर किसी का बस की बात नहीं होती अंग्रेजी बोलना एकदम राइट प्रोनाउंस करके चीज़ें। अब तो मैंने एनगोर्स को क्या किया, मैंने लिख लिया कि एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेन मुद्दा वो है, मेन मुद्दा ये है कि आप अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसमें आपको 5 से 6 वर्ड डेली मिलेंगे। उन वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखो, गूगल करके गूगल का मीनिंग लिखो और साथ में वो सेंटेंस लिखो। आपकी वोकेब डे बाय डे बढ़ेगी। 30 वोकेब आप कर रहे हो आप अपने पीवाईक्यू से, और 5 से 7 आप न्यूज़पेपर से करो। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, ताकि आपकी कॉम्प्रेंसिव स्किल डेवलप हो सके, पैसेज की क्वेश्चन बना पाओ, क्लोज टेस्ट बना पाओ। क्लोज टेस्ट और PQRS और ये पैसेज तीनों चीज़ तभी बन पाएगी अच्छे से जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। फ्रंट पेज पूरा पढ़ा करो, आधा घंटा लगे चाहे 40 मिनट लगे, पूरा पढ़ लिया करो। थोड़े दिन टाइम लगेगा, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो 20 मिनट में पूरा फ्रंट पेज पढ़ लोगे आप। ठीक है, ये वोकेब वाला मैंने आपको बता दिया है और इसकी मैं सीट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको कैसे करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अपना ईडीएम। ईडीएम में क्या करना है, इसमें आपको समझना मतलब कुछ नहीं है, डायरेक्ट रटनी है। आपको डेली की क्या करनी है, 50 ईडीएम आपको पढ़नी है। 50 ईडीएम पढ़ ली, फिर उनको विजुअलाइज करना है। देखो इसमें ये पार्ट छोड़ दिया अपन ने विजुअलाइजेशन वाला, आपको वोकेब को विजुअलाइज करना है। अब जैसे अपने अभी क्या पढ़ा था, असिमिलेट, तो आंखें बंद करो। असिमिलेट का क्या मतलब लिखा था उसको याद करो कि असिमिलेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में जान लेना। और मैंने क्या सेंटेंस लिखा था वो अब मेरे को याद आ रहा है कि मैं वीक में जो इवेंट्स होने उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही ट्राई टू असिमिलेट। देखो ही ट्राई टू असिमिलेट द वीक्स इवेंट, अपने को याद हो गया ये। तो ऐसे आप याद, देखो मेरे को पता है बहुत लोगों को ये बोरिंग लग रहा है वीडियो, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत तगड़ा है जिनकी रियल में वोकेब में और कॉम्प्रेंसिव स्किल में ज़रूरत है उनको इंप्रूव करने की। उनके लिए रामबाण उपाय बता रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ा, क्योंकि मैंने 2 महीने फॉलो किया था, मेरे बहुत अच्छा स्कोर आया था। सच बता रहा हूँ, बस एक पार्ट मेरा वीक रह गया था, ग्रामर वाला, वो उसका आपको रीजन्स पता होता कि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। अब देखो ये विजुअलाइज किया मैंने, फिर मेरे को दिख गया कि एनगोर्स, मैंने एनगोर्स आंख बंद करी और एनगोर्स के बारे में सोचा कि एनगोर्स क्या था, कि किसी चीज़ में तल्लीन होना, किसी चीज़ में मगन हो जाना। एनगोर्स किस में होते हैं, अपन पढ़ाई में होते हैं, नहीं होते, तो किस में होते हैं, मैच देख रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं। तो अपन क्या होते हैं कि मूवी देखते देखते एनगोर्स हो गए। तो ये ऐसे आप है ना, ऐसे याद किया करो इनको अपने आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 4 बार रिवाइज करोगे अपने आप वर्ड्स याद होने लगेंगे, अपने आप होंगे। फिर आप वीकली रिवाइज करोगे, मंथली रिवाइज करोगे, पूरा पैकेज बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करनी है, अपने आप चीज़ें सही होगी। अब ईडीएम्स को क्या करना है, ईडीएम में कुछ नहीं करना, आपको डेली की 50 ईडीएम करनी है, 1 से 50 ली। अब उनमें आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ोगे, फिर अगले दिन जब आप ये करो उससे पहले इनको आप रिवाइज करो। डे 2 रिवाइज होगी, सेम वे डे 3 और डे 4। डे 4 रेड पेन से, ब्लू पेन से और पेंसिल से कैसे टिक करना है मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। फिर वीक के अंदर आपकी टोटल 300 हो गई 6 दिन में। तो 7वें दिन आपको क्या करना है, इन सबको वापस रिवाइज करनी है, उनमें रेड पेन वाली को आपको 2 बार पढ़नी है, और फिर भी जो याद नहीं रहे उनको हाईलाइट कर लो, क्योंकि मंथ के एंड में अपन रिवाइज करेंगे। सेम में आपको 1 वर्ड करना है। 1 वर्ड को क्या करना है, 50 1 वर्ड पढ़ने हैं, सेकेंड डे रिवाइज करना है, थर्ड डे रिवाइज करना है, और फोर्थ डे रिवाइज करना है। अब अपन देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे करना। देखो, फ्रेजल वर्ब याद करना, इसका जो सेंस डेवलप करना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी टेक्निक है। ये आपको कैसे करनी है, देखो आपको ऐसे नहीं कि आप दिन की 10-15 एक साथ ही रटने बैठ गए, रटना नहीं है, इसको समझ के करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। देखो, आपको डेली की 5 या 10 आपकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, और कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है वो भी बताता हूँ। देखो, ये रानी मैम की PDF है, उसका मैंने ये फोटो ले रखा है। अब जैसे यहाँ पे ब्रिंग वाली फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। मैंने ब्रिंग आउट पढ़ा पहले। ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, टू हाईलाइट, टू मेक समथिंग नोटिसेबल। इसका मतलब हुआ कि किसी चीज़ पे रोशनी डालना, उसका मतलब समझना, ये मान लो। अब ये मैंने पढ़ लिया कि टू हाईलाइट, टू मेक समथिंग नोटिसेबल, ब्रिंग आउट का मतलब समझ में आ गया। पर मैं इसका क्या करूँगा, सेंटेंस पढ़ूंगा कि सी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोइम, कि वो इस पोइम का मीनिंग नहीं निकाल पाई, इस पोइम का जो मीनिंग है वो सामने नहीं रख पाई कि इस पोइम का मीनिंग क्या है। ये मेरे दिमाग में जाएगा, हिंदी में जाओ चाहे इंग्लिश में जाओ। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3 दिन लगातार पढ़ूंगा, तो ये जो सेंटेंस है ये मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा कि सी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोइम, ये मेरे दिमाग में सेट होगा। ऐसे ब्रिंग की बाकी जो फ्रेजल वर्ब्स है वो मैं याद करूँगा, उनको मैं पढ़ूंगा अच्छे से, और इनके सेंटेंस देखूंगा। ऐसे करके मैं डेली की 5 करूँगा। अब मान लो कि मैंने ये चौथी वाली पढ़ ली, ये 5वीं पढ़ ली, ये 6 पढ़ ली, ये 7 पढ़ ली, मैंने सारी पढ़ ली मान लो ब्रिंग वाली आज में। फिर मैं क्या करूँगा, अब जैसे कि अपन ने पढ़ लिया ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग ऑफ, और ये लास्ट में 11 नंबर ब्रिंग फॉरवर्ड। मान लो कि आपने एक दिन में पढ़ ली इतनी, ठीक है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब पढ़ लिया मैंने, कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सजेस्ट ए प्लान और आइडिया फॉर कंसिडरेशन, कि किसी के सामने अपना प्लान रखना। अब मैं सेंटेंस पढ़ूंगा तो क्या है कि वी विल ब्रिंग फॉरवर्ड द मैटर एट द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, कि हम क्या करेंगे, जो मैटर है उसको नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। अब मैं जब एक्सरसाइज करूँगा, ये 10 की 10 पढ़ूंगा अच्छे से, इनका मीनिंग समझूंगा, इनके सेंटेंस पढ़ूंगा 2-2 बार। इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करूँगा, बहुत अच्छा काम कर रखा मैम ने, साथ के साथ एक्सरसाइज दे रखी है। अब मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, वी सेल ब्रिंग द क्वेश्चन ऑफ द न्यू स्विमिंग पूल एट द नेक्स्ट कमेटी मीटिंग। अभी अपने क्या पढ़ा, ब्रिंग फॉरवर्ड पढ़ा, क्या कि किसी प्लान को रखना किसी के सामने मीटिंग के अंदर, वो अपने को फील आ रही है कि नेक्स्ट मीटिंग में किस पे बात होने वाली है, स्विमिंग पूल के बारे में बात होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, वी सेल ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाला टिक कर दिया। तो आपको डेली इतनी करनी, ज़्यादा नहीं करनी, देखो थोड़ी थोड़ी करनी है। 60 दिन है, 60 दिन में अगर आप डेली की 5 भी करते हो और आप 40 दिन भी पढ़ते हो तो कितनी होती है, 200 होती है। 200 बहुत होती है। अगर 200 फ्रेजल वर्ब्स आपको आती है तो आपका काम बन जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से फ्रेजल वर्ब्स हट जाएगी। तो आपको ऐसे डेली करनी है। अब इनको भी क्या करना है, वो सेम तरीके से आपने एक दिन में 5 से 10 पढ़ी, मान लो 5 पढ़ी, आपने 5 आज पढ़ी, कल भी आप 5 पढ़ोगे, परसों भी आप 5 पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, आज पढ़ ली उसको कल रिवाइज करोगे, परसों रिवाइज करोगे, उसके अगले दिन रिवाइज करोगे, और वही कलर कोड वाले पेन यूज करो, ताकि आप जिस फ्रेजल वर्ब पे कमांड नहीं बनी है उस पर आप बार बार जाओ। अब रेड पेन वाले पे आप क्या करोगे, जब वीकली आप रिवाइज करोगे तो रेड पेन से जो टिक की हुई है उसको आप 2 बार पढ़ोगे। जब मंथली आप रिवाइज करोगे तो आपको क्या करना, हाईलाइट वाली पढ़नी है और साथ में ये रेड पेन वाली पढ़नी है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वो उतना खास नहीं है क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है, स्पेलिंग एरर्स। क्योंकि स्पेलिंग एरर अपने आप में चैलेंज है, ये बनती नहीं है ढंग से, याद नहीं रहती। अब जैसे ये भी रानी मैम का एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें क्या दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, बताओ इनमें से सही कौन सी है या फिर गलत कौन सी है। तो अपने को दिख गया कि ये गारंटी लिखा है। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है, GUARNTEE। तो ये सही है, ये बाकी सब गलत है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पिक करना है कि सही कौन सी है, वो आपने पिक कर ली। इसके बाद में इसका सही फॉर्म क्या है, कन्वीनियंस का सही फॉर्म क्या है, वो वैक्यूम है, वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या है, ये आप करोगे। ये ज़्यादा नहीं करनी, आपको डेली की 5 करनी है। क्योंकि स्पेलिंग एरर आई, ईजी आई तो सब बना लेंगे, अगर मुश्किल आई तो कोई नहीं बना पाएगा, फिर वो सेंस से टिक लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, आपको 5 क्वेश्चन डेली करने हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन में 4 हो गई, तो टोटल 20 करनी है आपको, बस ऐसे आपको करते जाना है। अब बाकी जो चीज़ें बची हुई है वो मैं आपको बताऊं। ये जो सीट है ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पे। अब देखो,
यहाँ पे आप लिखोगे वोकेब, ये जो खालिस्तान है यहाँ पे वोकेब, ईडियम, वन वर्ड और स्पेलिंग एरर, फ्रेजल वर्ब आपको लिखना है। ये अलग अलग टॉपिक की आपको अलग अलग सीट बनानी है, ठीक है। ये मैं वोकेब के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ लिख दिया वोकेब। अब पहले दिन आप 0 से 30 वोकेब पढ़ने वाले हो, तो आपने 0 से 30 करी। इसके बाद करने के बाद आपने विजुअलाइज किया कि नहीं किया, वो टिक करो। इसके बाद नेक्स्ट डे जब आप 30 से 60 करो, तब आपको क्या करना है, इन जो पहले दिन जो आपने पढ़ी है इनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। इनका आपको रिवीजन करना है। कौन से डे, डे 2। फिर जब आप तीसरे दिन पढ़ाई करो तो आपको जो पहले दिन पढ़ी हुई थी उसको तीसरे दिन रिवाइज करनी है, ये चौथे दिन आपको रिवाइज करनी है। करनी है कि नहीं करनी, करनी है। आपको ऐसे करते करते पूरा वीक पढ़ना है, 6 दिन पढ़ना है। 7वें दिन आपको क्या करना है, ये जो 6 दिन पढ़े हैं इनको रिवाइज करना है। जो रेड पेन वाली है उनको 2 बार पढ़ना है, और फिर भी याद नहीं हो रही उनको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हाईलाइट करके आप अपन एंड में, मंथ एंड में रिवाइज करेंगे। फिर आप वीक 2 के लिए ऐसे करोगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे करते करते आपने पूरा वीक पढ़ा। अब जो 4th वीक के बाद में जितने भी दिन बचते हैं उनको बैकअप दिन के रूप में यूज करो। और मंथ के एंड में आपको क्या करना है, जो जो आपने रेड पेन से मार्क किए हैं वो और हाईलाइट किए हुए उनको आपको मंथ के एंड वाले डे आपको सारा रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज करोगे, देखो वीक में आपने कितनी बार रिवाइज किया, देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। आप देखना कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने पढ़ी, 1 दिन 2 बार रिवाइज, 3 बार रिवाइज, 4 बार रिवाइज, यहाँ पे 5 बार रिवाइज। 5 बार रिवाइज होने के बाद मैं महीने के एंड में यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। तो मेरा लगभग 6 बार रिवीजन हो रहा है। 6 बार नहीं, 7 बार, क्योंकि रेड पेन वाली को अपन 2 बार पढ़ेंगे। तो 7 बार कोई चीज़ आप महीने में देखते हो तो अपने आप दिमाग उसको अपने दिमाग में सेट कर लेता है कि भाई इस बात का मतलब यह है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बचती है वो ये बचती है, अगर आपकी क्वांट वीक है, क्वांट में एग्जाम अप्रोच आपको सीखनी है और PYQ की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बहुत अच्छे से दबा के खींच के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अपने अर्थमेटिक जो सेक्शन है वो चल रहा है, 3 टॉपिक मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, 4था परसेंटेज अपना शुरू हो गया है। आप जाके क्लास देखो, आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे से मैं एग्जाम अप्रोच के साथ आपको सिखा रहा हूँ। अगर क्वांट में दिक्कत है तो आप अच्छे से कर सकते हो वहाँ से। और बाकी एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चाहो तो इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो।